आज आप लोगों को पर्यावरण में सुपोषण के बारे में पढ़ाएंगे या पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। तो लिख लेते हैं पर्यावरण। तो एक क्वेश्चन है, विश्व के प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? कहाँ सबसे ज़्यादा जो है खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। अच्छा, भूमध्य के, अब यहाँ भूमध्य जो सागर है उसके आसपास का प्रदेश जो है, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ की जलवायु अन्य स्थानों पर मिलती है, वहाँ पर भी खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन होता है। इसीलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश जलवायु अन्य जगहों पर भी मिलती है। तो विश्व के प्रदेश, पहला क्वेश्चन है, विश्व के प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फल, का उत्पादन बहुत विकसित है, या फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो आंसर इसका भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। सुपोषण संबंधी एक क्वेश्चन है, सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों जो हम लिखने जा रहे हैं, दोनों कथन सही हैं। जो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, या जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना है, तो कथन दे रखे थे, यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन बना था। सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन दे रखे थे, उसमें से आपको बताना था कौन सा कथन सही है। यहाँ हमने दोनों सही लिख दिया है। तो जो सुपोषण होता है, यह जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसको कम कर देता है। जो जल में ऑक्सीजन होती है उसको ये सुपोषण कम कर देता है। और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। जब जल निकाय में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, उसी घटना को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। अब लिख लेते हैं सुपोषण। यूट्रोफिकेशन किसी जलाशय को लिख लेते हैं। किसी जलाशय, जैसे जलाशय मतलब झील, तालाब, को पोषक तत्वों से समृद्ध करना। जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना
कहलाता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। कोई जलाशय है यानी जहाँ जल की उपस्थित है, उसमें जब पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। सुपोषण मतलब अच्छा पोषण, अच्छा खाना। तो उसमें जब पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे तथा शय में तो सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब इसका देखते हैं, इसका उदाहरण जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें ब्लूम पैदा होना। सुपोषण प्रायः जलीय तंत्र में फास्फेट युक्त, जिसमें फास्फेट होता है फास्फेट युक्त डिटर्जेंट उर्वरकों और मल जल के मिलने के कारण उत्पन्न होता है। मल जल में मिलने के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ फिर से देखेंगे, किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। कोई जलाशय है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे तथा शैवालों का विकास होता है। जब उनको खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, उसमें खनिज ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा? पौधे और शैवालों का विकास उसमें जलाशय में हो जाएगा। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।
अब चूँकि ज़्यादा उसमें पोषण है तो ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे हो गए, तो जो ऑक्सीजन जल में घुली रहती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही यहाँ क्वेश्चन में बताया गया, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो जितना ही ज़्यादा पोषण बढ़ता जाएगा, पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे, तो जल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घटती जाएगी। इसका उदाहरण जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें ब्लूम पैदा होना, मतलब बहुत तेज़ी से चीज़ों का फैलना। सुपोषण प्रायः जलीय तंत्र में फास्फेट युक्त डिटर्जेंट जिसमें फास्फेट होता है उसके कारण उसमें जब मिलता है जाके पानी में, तो वहाँ काई और ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। उर्वरकों जो खाद बह के जाती है आपकी उसके वजह से, और मल जल जो आपका घरेलू मल होता है वो सब जाके नालियों के माध्यम से मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पोषण ज़्यादा हो जाता है। तो अभी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये कोई तालाब है, नदी भी कह सकते हो, तालाब। अच्छा, दूसरा था जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना है। देखो जल निकाय में यहाँ पे लिखा है किसी जलाशय को पोषक तत्वों के समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ दोनों ऑप्शन हो गए इसके। अब देखो ये तालाब है, इसमें मल, उर्वरक या बायोमास, सड़ी गली चीज़ें यहाँ इसमें आके मिल गई ज़्यादा, और यहाँ पर क्या हो गई, काई, या कह सकते हो काई ही लिख लो, हरी काई। आपने देखा होगा हरी हरी काई किन्हीं तालाबों के जो गंदा, जहाँ ज़्यादा मलमूत्र और उर्वरक या सड़ी गली चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा काई रूप में उत्पन्न हो जाती है। और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उसमें जिनको ऑक्सीजन, पानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुली ऑक्सीजन लेते हैं, वो जीव जंतुओं की संख्या कम होने लगती है या वो मरने लगते हैं। क्योंकि उसमें जब पोषण पड़ता है तो वनस्पतियाँ बढ़ जाती हैं और उसके अंदर रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कम मात्रा मिलती है, क्योंकि लिखा है जल में घुलत ऑक्सीजन को यह कम कर देता है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसमें रहने वाले जीव जंतु मरने लगेंगे। अब पादप पोषण के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट पादप पोषण, पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। तो पादप पोषण के अंतर्गत पादपों के विकास के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों जो यौगिक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पादप पोषण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जो पेड़ पौधों के लिए रासायनिक और जो यौगिक होते हैं तत्व, जो रासायनिक तत्व होते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है उन पर अध्ययन किया जाता है। 17 आवश्यक तत्व बताए गए हैं पादप के लिए, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, जल के अलावा निम्नलिखित खनिज भी जो है शामिल हैं। तो लिख लेते हैं पादप पोषण, पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। पादप पोषण के अंतर्गत, पादप पोषण के अंतर्गत पादपों के विकास के लिए पादपों के विकास के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों, आवश्यक रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो पादप पोषण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों के लिए जो आवश्यक रासायनिक तत्व और यौगिकों की जो जरूरत होती है उसका अध्ययन किया जाता है।
17 आवश्यक पादप पोषक तत्व हैं, लिख लेते हैं 17 आवश्यक पादप पोषक तत्व हैं। कार्बन, ऑक्सीजन तथा जल। कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन तथा जल। कार्बन, ऑक्सीजन तथा जल के अलावा निम्नलिखित खनिज तत्व आवश्यक हैं। के अलावा अन्य खनिज तत्व आवश्यक हैं या निम्नलिखित, नीचे ही भी लिखेंगे तो लिख लेते हैं निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन, जल तो ये मुख्य ही है, इनके अलावा भी कुछ अन्य तत्व हैं वो आवश्यक हैं, तो उनको अभी समझेंगे। तो उसमें से 3 जो है भागों में इनको बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व या तृतीय पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व क्या हुआ? प्राथमिक पोषक तत्व, इसके अंतर्गत कौन कौन तत्व आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अच्छा, इसको लिखा भी जाता है, जब बोरी में तुमको लगा NPK, ये क्या है? प्राथमिक तत्व माने जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीय पोषक तत्व इसमें आता है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। सिलिका, तो कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिका नहीं सिलिकन लिख लो, सिलिकन SI होता है इसका सिंबल। तो ये द्वितीय पोषक। तो पहले प्राथमिक पोषक तत्व कौन हुए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK। और द्वितीय पोषक तत्व कौन हो गए? कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिका। तृतीय पोषक तत्वों के अंतर्गत किसको रखा गया है? तृतीयक, बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज। बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तो बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा,
मॉलिब्डेनम, ये तृतीयक पोषक तत्वों में आता है, पूछा गया है। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, एमोस निकिल, और सेलेनियम, सोडियम, सेलेनियम, सोडियम, खाने वाला ही जो नमक में कहा जाता है। तो बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा, मॉलिब्डेनम, निकेल, सेलेनियम, सोडियम, ये किस में आते हैं? तृतीयक पोषक तत्वों में आते हैं। अब देखो, एक परिस्थितिकी तंत्र, जो ये हो गया आपका पादप पोषण। अब उसके बाद आप पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रसायन चक्र, जैव भू रसायन चक्र, इसको बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ा जाता है इंग्लिश में। क्या होता है? एक परिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जो परिस्थितिकी तंत्र है उसके जो घटक हैं और वो विभिन्न पोषक तत्वों से गुजरते हैं जब, तो उनको क्या कहा जाता है? जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। लिख लेते हैं। एक परिस्थितिकी तंत्र, एक पारिस्थितिकी तंत्र एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना, पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। तो जैव भू रसायन चक्र में अंतर्गत जैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में परिवर्तन, जो जैविक तत्व होते हैं उनका जैविक प्रावस्था में फेजेज में, कई फेजेजों में, जैविक फेजेजों में उनको परिवर्तन, और उन जैविक के अजैविक प्रावस्था में पुनर्आगमन का प्रारूप या चक्र को हम क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। दूसरी अवस्था में क्या है? जो अजैविक तत्व हैं उनका जैविक प्रावस्था में परिवर्तित होते हैं, फिर उन जैविक तत्वों का अजैविक प्रावस्था में, फेजेज में दोबारा परिवर्तन क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। तो लिख लेते हैं आर लगा के। जैविक तत्वों का देखो यहाँ हमने बताया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जब वो तत्व कई विभिन्न पोषक तत्वों से या फेजेजों से होकर वो गुजरते हैं तो उसको क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। अब यहाँ कुछ थोड़ी कठिन परिभाषा है। जैविक तत्वों का जैविक अवस्था में, जैविक तत्वों का अजैविक तत्वों का जैविक अवस्था में परिवर्तन और जैविक तत्वों का अजैविक
प्रावस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? अजैविक तत्वों का जैविक अवस्था में परिवर्तन और जैविक तत्वों का अजैविक प्रावस्था में परिवर्तन या पुनरागमन परिवर्तन का प्रारूप जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। अब इसमें सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंतर्गत पोषक रसायनों को जैविक अवयवों में संग्रह करते हैं और सुरक्षित रखते हैं।